ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन की वास्तविकता को नकार दिया था। उनसे ठीक विपरीत अंगेला मर्केल ने ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जंग को नीतिगत प्राथमिकता दी। 2007 में बाल्टिक पर G8 शिखर सम्मेलन की मेजबान के रूप में उन्होंने उम्मीद की थी कि दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषक उत्सर्जन सीमा तय करेंगे, लेकिन उन्हें कड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ा। अंगेला पर्यावरण को लेकर काफी अड़ग थीं और मैं उन्हें दोष नहीं देता। खैर, मैंने भी इस मुद्दे को समझा था। मैं बस ऐसी वैश्विक संधि नहीं चाहता था जिसमें चीन और भारत शामिल ना हो, वरना वो समय की बर्बादी होता। मर्केल के मेहमानों ने स्वीकार किया कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की वृद्धि को पहले रोकना होगा और फिर धीरे धीरे कम करना होगा, लेकिन उनका समझौता काफी हद तक गैर बाध्यकारी था। हाई लिगेंडम के शिखर सम्मेलन के अंतिम बयान में कहा गया कि हम सदी के मध्य तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को आधा करने पर गंभीरता से विचार करेंगे, और मैं आश्चर्यचकित हो गया। मगर आपको भाषा समझ आती है तो ये भी समझ आएगा कि ये पूरी तरह से खोखला कथन है। और फिर मीडिया मर्केल के कसीदे पढ़ने लगा और उन्हें जलवायु चांसलर करार दिया गया। पर सच तो ये है कि उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो इस नाम को उचित ठहराए। अंगेला ने मिसाल पेश करने की कोशिश की। 2007 में उनके मंत्रिमंडल ने 2020 से पहले जर्मनी के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 40% की कटौती के लिए एक पैकेज को मंजूरी दी। इसमें ज्यादा गैस इस्तेमाल करने वाले वाहनों पर ऊंचे कर लगाना शामिल था, लेकिन जर्मन कार निर्माताओं ने इस कदम पर रोक लगा दी। मर्केल हमेशा से ही जर्मन कार उद्योग की पक्की समर्थक रही हैं और उसकी पैरवी करने वालों का ध्यान रखती आई हैं, जैसे ब्रसेल्स में जब वहाँ कड़े विकास नियमों की बात आई। कारें जर्मनी का शीर्ष निर्यात उत्पादन बनी हुई हैं और वाहन उद्योग बहुत लोगों को रोजगार देता है। मर्केल इस शक्तिशाली क्षेत्र में दखलंदाजी ना कर सकती थीं और ना ही करेंगी। उनकी स्वच्छ ऊर्जा विरासत भी मिली जुली है, जहां उनके कार्यकाल के दौरान अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी 36% बढ़ी है। फिर भी जर्मनी यूरोप के सबसे गंदे कोयले से चलने वाले बिजली घरों का संचालन करता है और वैश्विक मानकों के अनुसार इसके नागरिकों के पास बहुत कार्बन फुटप्रिंट्स हैं। हालांकि ये सोचना बहुत बड़ा भ्रम है कि जर्मनी जैसा छोटा देश इस ग्रह को बचा सकता है। सच्चाई ये है कि इसके लिए आपको चीन को नियंत्रित करना होगा। वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी। अगर आप उसे क्रय शक्ति के आधार पर देखें तो चीन बहुत ही अहम है। जर्मनी खुद क्या करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह प्रासंगिक नहीं है। भले ही जर्मन लोग अपना उत्सर्जन पूरी तरह से बंद कर दे, हमेशा के लिए फैक्ट्रियां बंद कर दे और भविष्य में कृषि को अपना ले, फिर भी उससे भविष्य में दुनिया के औसत तापमान की माप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जर्मनी जैसे औद्योगिक देश के लिए महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को आगे बढ़ाना समझ आता है। हमें ये दिखाना होगा कि समृद्धि और जलवायु संरक्षण परस्पर अनन्य नहीं है। मुझे लगता है ये चीज दुनिया को एक महत्वपूर्ण संकेत देती, और फिर कोई ये नहीं कह पाता कि नहीं, एक औद्योगिक देश के रूप में हम इस तरह के परिवर्तन को नहीं संभाल सकते। हम ऐसा कर सकते थे। उनके कार्यकाल के दौरान वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी जारी रही। जब नई पीढ़ी ने कदम उठाने की मांग करनी शुरू की तो मर्केल ने उनका समर्थन किया, कम से कम बयानों के तौर पर ही सही। बेहतर जलवायु संरक्षण को लेकर लड़ाई उनके कार्यकाल के अंत तक प्राथमिकता बनी रही। ऐसे कई लोग हैं जो सक्रिय रूप से हमारा विरोध कर रहे हैं और हम पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें शक है। सरकार का काम सभी को एक साथ लेकर चलना होता है और जर्मनी इस कार्य को कर रहा है। हम एक टिकाऊ अर्थव्यवस्था और दुनिया भर में टिकाऊ जीवन शैली में अपना योगदान देंगे। वो वाकई इस मुद्दे से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं। उन्हें अपने दिल की गहराइयों से विश्वास है कि यहाँ मानवता का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है, लेकिन वो व्यवहारिक भी हैं और जानती हैं कि आप क्या करवा सकते हैं और क्या नहीं, और इसी वजह से लिए गए निर्णय अक्सर साझा सरोकारों से ज्यादा कुछ नहीं थे। मेरा मानना है कि मैंने जलवायु संरक्षण में बहुत ऊर्जा निवेश की है, लेकिन मेरे पास अभी भी पर्याप्त वैज्ञानिक समझ है कि हमारी आज की मौजूदा परिस्थितियों में हम इस गति से आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपनी गति बढ़ानी होगी।
मार्च 2011 में जब जापान में सुनामी ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से विकिरण हवा और समुद्र में फैल गया, उस वक्त उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। इस आपदा ने मेर्केल को अपनी परमाणु नीति पर यू टर्न लेने को प्रेरित किया। उन्होंने घोषणा की कि जर्मनी एकदम परमाणु ऊर्जा छोड़ देगा। मैंने पिछले साल हमारी समूची ऊर्जा रणनीति के तहत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के परिचालन का समय बढ़ाने पर बहुत जोर डाला था। आज मैं इस सदन के सामने स्पष्ट रूप से ये कहना चाहती हूँ कि फुकुशिमा ने परमाणु ऊर्जा पर मेरी राय बदल दी है। जर्मनी का कहना है कि वो 2022 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद कर देगा और अपने 7 सबसे पुराने रिएक्टरों को तुरंत बंद करना चाहता है। क्या ये एक जिम्मेदार निर्णय है या फिर जनता की हाँ में हाँ मिलाना है? और जर्मनों के परमाणु मुक्त होने के वैश्विक प्रभाव क्या होंगे? सिर्फ यही वो मौका था जहां उन्होंने जल्दबाजी में निर्णय लिया। मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में। ज्यादातर वो पूरा वक्त लेकर ही हल निकालती हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने जल्दबाजी दिखाई, वो भी फ्रांस से सलाह मशवरा किए बिना। उस वक्त मुझे लगा वो बड़ी गलती थी, लेकिन 2021 के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये फैसला बेहतर लगता है। वैकल्पिक तथाकथित अक्षय ऊर्जा स्रोत ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो रहे हैं, इसीलिए अंगेला मर्केल के फैसले के वक्त के मेरे विचारों की तुलना में अब परमाणु ऊर्जा हमारे स्वच्छ ऊर्जा के सवाल के जवाब में कम महत्वपूर्ण लगती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये उनके सबसे बुरे फैसलों में से एक था। कई लोग सोच में पड़ गए कि क्या उन्होंने ऐसा किसी ठोस विश्वास के चलते किया। उन्होंने अपनी बात भी इसी तरह सामने रखी कि किसी पश्चिमी औद्योगिकृत देश में ऐसी दुर्घटना की वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मुझे उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि वो बुरी तरह हिल चुकी थी।